लेकिन जो आप बात कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, क्या आप एक मॉडर्न डे जिन्ना हैं? आप जो इनसिक्योरिटीज हैं, जो डर हैं, जो शंकाएं हैं अकलियत के मन में, उन्हें और बढ़ाकर अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं? देखिए, मुझे अफसोस होता है जब मुझसे इस तरह का सवाल किया जाता है। मुझे अफसोस इसलिए भी होता है कि जो सवाल करते हैं वो मेरी नज़र में वो बड़े नादान हैं, और जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं उनके दिलो दिमाग में एक नफ़रत भरी भी है। मेरे बुज़ुर्गों ने पाकिस्तान के जिन्ना के टू नेशन थियोरी के पैगाम को ठुकराया। भारत को आज़ाद होकर 75 साल होने के करीब आ गए। मैं एक 4th जनरेशन मेरा है। अब आप फिर से मुझसे ही सवाल करेंगे? मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता हूं। आप जो चाहे मुझ पर इल्ज़ाम लगाइए, कह दीजिए। मैं अपनी जूती पर रखता हूं इस तरह के बकवास को और इस तरह के इल्ज़ामात को। मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं अपनी इस मुल्क के लिए वफादारी को हमेशा साबित करूं, और ना कोई ठेका लेकर रखा है और ना किसी को हक है कि वो मेरी मोहब्बत को और वफादारी पर शक करे। मैं एक सियासी पार्टी का सिपाही हूं, जो भारत के संविधान के तहत मेरी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, और मैं अपनी पार्टी की सरगर्मी को, अपनी पार्टी को फैलाने के लिए इलेक्शन लड़ता हूं। और मेरा इलेक्शन लड़ना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन लड़ती है तो इससे भारत का संविधान मजबूत होता है, भारत की डेमोक्रेसी, जमहूरियत ना सिर्फ मजबूत होती है, बल्कि कई लोग जो निकलकर वोट डालते हैं, चाहे वो पार्टी का उम्मीदवार जीते हारे, भारत की जमहूरियत मजबूत होती है। अब रहा सवाल के मुसलमानों के या अक़लियतों के दिलों में डर और खौफ की, आप जो बात कर रहे हैं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर कोई सरकार CAA जैसा एक काला कानून बनाती है, जो मजहब के नाम पर सिटीजनशिप देती है, जो हमारे भारत के संविधान के खिलाफ है, रिलीजन बेस्ड कोई कानून बनाता है सिटीजनशिप के लिए, तो वो सरासर खिलाफ है। और अगर इसके ऊपर कोई प्रोटेस्ट होता है, पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट हुआ, तो उसको बदनाम करने की कोशिश की गई। मगर हुआ ये कि न्यूज़ वीक में उस महिला को, उस दादी को बता दिया गया कि इस ज़ईफ औरत ने भारत की, जो हमारी मौजूदा वज़ीर आज़म ने जो कानून बनाया, उसके खिलाफ एक 85 साला महिला ने उसके खिलाफ एहतजाज किया। अब आप बताइए कि बीजेपी अगर कोई काम करती है जो संविधान के खिलाफ है और हम उनसे, हमारी राय उनसे मुख्तलिफ है, तो इस तरह का अगर इल्ज़ाम हर एक पे लगाएंगे तो फिर बचेगा कौन सिवाय बीजेपी RSS के? कोई सिटीजनशिप या कोई भारत की वफादारी का सर्टिफिकेट ये कब तक बांटते रहेंगे? तीसरी बात यह है कि अभी सुधांशु जी ने मदरसे की बात की। मैं सुधांशु जी से पूछना चाह रहा हूं कि आपकी रूलिंग पार्टी है, क्या ये बात सच नहीं है कि आज भी MHRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जिसका आप नाम रखा गया है, वो मदरसों को, भारत के मदरसों को सालाना 120 करोड़ रुपए नहीं दे रहे हैं? आप क्यों दे रहे हैं? आप दे रहे हैं ना मदरसा मॉडर्नाइजेशन के नाम पर। चौथी बात, आप आसाम में चुनाव आ गया तो हेमंत बिस्व शर्मा वहां पर, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं डॉग विजिल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप ये बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड आसाम में हुआ NRC, जिसमें 20 लाख लोगों के नाम नहीं आए, जिसमें से 5 लाख मुसलमान थे, 15 लाख हमारे गैर मुस्लिम भाई थे। अब वही हेमंत बिस्व शर्मा ये कहता है कि इन 15 लाख लोगों को हम CAA कानून के तहत उनको भारत की सिटीजनशिप दे देंगे, और जो 5 लाख मुसलमान के नाम नहीं आए उनको फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा। क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं है कि जो मुसलमान है और उसमें किन लोगों के नाम नहीं आए? अभी सुधांशु जी ने हमारे भारत के बहादुर वीर सिपाही का जिक्र किया।
वैसे ही एक भारत का वीर सिपाही है जो सियाचिन पर काम किया, उसका नाम नहीं आया आसाम की लिस्ट में। फखरुद्दीन अली अहमद के खानदान जो प्रेसिडेंट है, उनके खानदान वालों का नाम नहीं आया। आसाम की पहली महिला चीफ मिनिस्टर, उनके खानदान के लोगों का नाम नहीं आया। तो आप इनको सिटीजनशिप नहीं देंगे क्योंकि मुसलमान हैं आसाम में। तो इसीलिए ये तमाम चीजें, जब प्रोटेस्ट बीजेपी के खिलाफ होता है तो बीजेपी किसी को पाकिस्तानी, किसी को खालिस्तानी, किसी को अर्बन नक्सलाइट और किसी को ये कहती हैं। रहा सवाल तबलीगी जमात का, तो तबलीगी जमात के ताल्लुक से इस भारत के मुख्तलिफ हाई कोर्ट ने जो स्टिंगिंग जजमेंट दिया है, बल्कि औरंगाबाद के हाई कोर्ट ने कहा कि हुकूमत को और उन तमाम मीडिया के चैनलों को माफी चाहना पड़ेगा। और मैं आज न्यूज 24 पर आकर अब जो मौजूदा एंकर है उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि जब पूरे टीवी चैनल के एंकर कोरोना जिहाद की बात कर रहे तो इस एंकर ने कम से कम रीजनेबल डिबेट करवाया और यह भी साबित हो गया कि कोरोना जिहाद झूठा था, लव जिहाद झूठ है, यूपीएससी जिहाद झूठ है। मकसद क्या है कि एक पार्टी को जिसके पास 306 एमपीज हैं, उसके बावजूद भी वो मुसलमानों के ताल्लुक से खौफ पैदा करना चाहते हैं हमारे हिंदू भाइयों में। तबलीगी जमात ना कोरोना की जिम्मेदार थी, ना है, ना रहेगी। कोरोना की अगर फैलने की जिम्मेदारी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर उनके 7 RCR घर पर जाती है। आपने इतनी देर से क्यों इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बंद किया? आपने 4 घंटे दिए लॉकडाउन के लिए और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉकडाउन था।